स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल में। मैं हूं शरद दुबे और मेरे दो सहयोगी हैं मानसी दवे और अभिषेक सत्यव्रतम। और अगले 1.5 घंटे में जो है हम आपको बताने वाले कि कहां पे एक्शन दिखने वाला है, कहां पे कमाई के मौके बनने वाले हैं। और मानसी अभिषेक, एक रिकवरी भी हो रही है, निफ्टी बैंक दोनों सेगमेंट में देखें तो एक रिकवरी भी देखने मिल रही है। लेकिन आज के शो में क्या होने वाला है उस पर हम बात पहले करेंगे ऑन द शो। सबसे पहले बात करते हैं वायदे बाजार की स्ट्रैटेजी 2.5 को रहने वाली है, मार्केट चेक रहेगा। क्लोजिंग ट्रेड्स 2.10 पे रहने वाला है। 2.40 पे हमारी खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन, जहां पे ऑप्शंस के कमाई के मौके हम बताएंगे आपको। मार्केट सेट 3, यहाँ पे स्टॉक्स एंड न्यूज़ रिलेटेड जो मूवमेंट आएगी वो जो है हम आपके सामने रखेंगे। 3:10 को BTST STBT ट्रेड्स और आखिर में 3:20 में इवेंट्स टू वॉच रहेगा। लेकिन बड़ी बातें क्या है बाजार में, उस पर भी हम नज़र डालते हैं। और ऑफकोर्स बाजार की बात करें तो लार्जली जो है आप कह सकते हैं कि एक रिकवरी देखने मिल रही है। निफ्टी बैंक, इन दोनों सेगमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको रिकवरी आ रहा है। और विक्स की बात करते हैं तो ओवरऑल जो है विक्स में बढ़ोतरी ज़रूर देखने मिली है, जो 17 का लेवल्स है उसके ऊपर आ गया है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो यहाँ पे भी ओवरऑल बेंचमार्क इंडिसेस में जो है एक अच्छी ग्रोथ जो है देखने मिल रही है। ऑफ कोर्स यूरोपियन मार्केट्स की जो बात करें या डाउ फ्यूचर्स की बात करें तो वहाँ पे जो है गिरावट ज़रूर देखने मिल रही है। निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके स्क्रीन पे है, 24,710 के आसपास जो है आंकड़ा है। निफ्टी बैंक पे भी डायरेक्टर साहब एक बार स्क्रीन लाए, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे रिकवरी आ रही है और हरे निशान से ज़्यादा की मूवमेंट आई है। कौन से सेक्टर्स में तेज़ी आ रही है? PSU बैंक्स लीड कर रहे हैं पैक को। यहाँ पे निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स पे नज़र डालेंगे तो यहाँ पे देखेंगे अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है दिन के ट्रेड में। FMCG खपत वाले शेयर्स में देखें तो ऑफ कोर्स जो मूवमेंट आ रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, खासकर कि जिस तरह जो इम्पोर्ट ड्यूटी स्लैश हुई है आपके उनके रॉ मटेरियल प्राइसेस को लेके, जो पाम ऑयल है उस पर एक अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम आई है। GST कलेक्शंस और कंजम्पशन का भी जो रिलेशन है वो भी आपकी स्क्रीन पे उसका इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। 55,700 लेवल्स के ऊपर है। निफ्टी बैंक ऑफ कोर्स अच्छी रिकवरी है, निफ्टी बैंक में 200 पॉइंट्स की रिकवरी है। और ब्रॉडर इंडेक्सेस में जो है एडवांस डिक्लाइन रेशियो डायरेक्टर साहब एक बार दिखाएं, यहाँ पे जो है अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। सुबह से ज़्यादा बेटर आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियो मिलेगा। रियल्टी और सरकारी स्टॉक्स में माफ़ करेगा अच्छी मोमेंटम आई है। लेकिन जहाँ पे सेलिंग आ रही है ये दो सेगमेंट्स पे भी हम नज़र डालते हैं। IT और मेटल शेयरों पे यहाँ पे दबाव देखने मिल रहा है। IT में खासकर कि एम्फेसिस में देखें तो बड़ी गिरावट आई थी शुरुआत में, क्योंकि उनके एक बड़े फेडेक्स जैसे कस्टमर थे, वहाँ पे उनका एक लॉस आया था। मेटल शेयर्स यहाँ पे बात करें तो ऑफकोर्स ग्लोबल मैक्रो कंडीशंस वॉलेटाइल हैं तो इस पे भी नज़र रखेंगे। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है जिस पे हमारी नज़र होगी। मानसी, बिग बजर्स क्या है आज, जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए शरद, गुड आफ्टरनून। इस वक्त मार्केट के सेंटिमेंट्स आपको अगर समझेंगे, लास्ट पूरा का पूरा हफ्ता ऐसा था कि डायरेक्शन लेस मार्केट था और इस वक्त आज के सत्र को ही अगर देख लें, दोनों तरफ के मौके मार्केट दे रहा है, चाहे फिर शॉर्ट साइड हो या फिर बाइंग साइड। ऑफ कोर्स बायस जो है पॉजिटिव की तरफ अब बदलता हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन तस्वीर जो है फर्स्ट हाफ में जो नजर आई थी वहां से तो इस वक्त काफी बेहतर है और रिकवरी आती हुई। और रिकवरी में जैसे कि आपने बताया कई सारे सेक्टर्स हैं। सुबह जब बाजार खुले थे तो सिर्फ PSU बैंक स्पेस और कुछ हद तक FMCG और एनर्जी स्पेस में एक्शन था, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं सेक्टर स्पेसिफिक भी मौके ढेर सारे मार्केट दे रहा है और उसमें फिर चुनिंदा स्टॉक्स भी हैं जहां पर एक्शन देखने को मिला है। रियल एस्टेट, PSU बैंक, FMCG, मिड सेलेक्ट प्लेयर्स, एनर्जी, ऑटो की रफ्तार भी चल पड़ी है, वहां से भी एक्शन इस वक्त बनता हुआ क्लियरली नजर आ रहा है। तो इन सब स्पेसेस पर खासतौर से नजर रखनी होगी। और जहां रियल एस्टेट की ही बात चली है, एक प्रेस्टीज एस्टेट से शुरुआत करना चाहेंगे। देखिए, पॉजिटिव बुलिश ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं और इन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का एक इम्पैक्ट है जो कि प्रेस्टीज एस्टेट के काउंटर पर देखने को मिला है। एक तो एंटीक की रिपोर्ट आई है, टारगेट इन्होंने बढ़ा दिए हैं प्रेस्टीज एस्टेट की हम बात करें। साथ ही दूसरी एक रिपोर्ट मोतीलाल ओसवाल की और न्यूवामा की। 3 रिपोर्ट्स के दम पर प्रेस्टीज एस्टेट के स्टॉक में एक इम्पैक्ट भी आ रहा है। लगभग तीनों के 3 रिपोर्ट्स की अगर बात करें, रैशनल तो बता ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ टारगेट्स में बढ़ोतरी, यानी कि खरीदारी की राय, लेकिन टारगेट्स रिवाइज और रेज किए गए हैं। और अगर ब्रोकरेजेस की माने तो 17 यहाँ पर 1700 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। 1530 के लेवल्स पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और 1700 से 1900 तक के लेवल्स भी देखे जा सकते हैं। तो अग्रेसिव टारगेट्स यहाँ पर ब्रोकरेजेस मानकर चल रहे हैं, जिसके चलते प्रेस्टीज एस्टेट सबसे पहले हमारे रेडार पर है। कंजम्पशन जिसकी हम बात कर रहे थे,
अब जैसे जैसे ऑनसेट ऑफ मॉनसून हो जाएगा उसके बाद कंजम्पशन, एफएमसीजी, फर्टिलाइजर, ये सारे के सारे स्पेसेस है जो कि फोकस रेडार पर रहेंगे। और आज सुबह से ही कंजम्पशन इंडेक्स में हम अच्छा खासा एक्शन देख रहे हैं। अगर इंडेक्स वाइज देखेंगे तो चार्ट्स पर भी हरियाली नजर आएगी, एफएमसीजी पैक में भी इसी तरह के अपमूव्स नजर आएंगे। इसी के तर्ज पे ब्रिटानिया, गोदरेज कंज्यूमर, HUL जैसे काउंटर्स हैं जिस पर खास तौर से नजर होनी चाहिए। आज सुबह जब शरद खबरों वाले शेयर्स बता रहे थे, उन्होंने जो गवर्नमेंट ने स्लैश किए हैं इंपोर्ट ड्यूटी क्रूड एडिबल ऑयल पर, उसकी भी बात करी थी, जो कि कंजम्पशन के लिए इन सारे के सारे स्टॉक्स के लिए इम्पैक्टफुल साबित होती दिख सकती है। बाजार खुलने से पहले इसके संकेत हमने आपको दिए थे और इस वक्त अगर आप देखेंगे एफएमसीजी से जुड़े तमाम काउंटर्स में अच्छा एक्शन देखने को मिला है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे स्टील इंपोर्ट पर जो हाइक्स की बात आ रही है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 25% से सीधा 50%, सो उसका इम्पैक्ट स्टील स्टॉक्स पर, टाटा स्टील, JSW स्टील, हालांकि सीधे तौर पर इम्पैक्ट नहीं दिखेगा बिकॉज इंडिया एज अ मार्केट सीधा इम्पैक्ट इंपोर्ट यूएस को नहीं करता और इसी के चलते ये नहीं कह सकते कि इसी खबर का इवेंचुअल इम्पैक्ट है। लेकिन हाँ, मेटल स्टॉक्स की चमक जो है फीकी जरूर पड़ी है, एक सेंटिमेंटल मूव यहाँ पर बनता हुआ जरूर दिखा है। लेकिन ऑफ कोर्स स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ हाइक्स की जो इम्पोर्ट हाइक्स की जो खबर है उसका एक इम्पैक्ट नॉट जस्ट डोमेस्टिक मार्केट लेकिन अन्य बाजारों में जहां पर से इम्पोर्ट ज्यादा होते हैं यूएस को, वहां होते दिखेंगे और यूएस इकोनॉमी में भी इसका असर पड़ता दिखेगा। जो सेक्टर्स है जहां स्टील ज्यादा यूज होता है, डिमांड स्टील की ज्यादा है, उन सेक्टर्स के प्रोडक्ट्स बढ़ते हुए दिखेंगे, जैसे रियल एस्टेट सेक्टर। तो वो एक कंसर्न है जो कि इकोनॉमी के लिए है। बावजूद इसके यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये खबर आती हुई जरूर दिखी है। ऑटो स्टॉक्स में कमजोरी का रुझान ऑटो सेल्स डेटा के बाद आता हुआ दिखा, हालांकि ऑटो बिक्री के आंकड़े ठीक ठाक रहे और इस वक्त अगर देखेंगे ऑटो सेक्टर भी परफॉर्म कर रहा है और चुनिंदा ऑटो प्लेयर्स मेजर्स जो हैं उनमें अच्छी खासी एक्शन है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं ऑटो सेक्टर, ऑटो बिक्री के डेटा में एक्सपोर्ट के जो आंकड़े थे वो पॉजिटिव आए थे। ऑल इन ऑल ऑटो बिक्री के आंकड़े ठीक है, तो कुछ चुनिंदा प्लेयर्स को छोड़ दीजिएगा, उसके अलावा लगभग सारे ऑटो स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, PSU बैंक्स में बजिंग ट्रेंड देखने को मिला है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, करूर वैश्य बैंक, IOB, येस बैंक, ये सारे स्टॉक्स हैं। PSU बैंक आज दिन की शुरुआत से ही बज दिखा रहे हैं और ये बज जो है इस वक्त भी इंटैक्ट है, अच्छा खासा एक्शन सरकारी बैंक स्पेसेस में। लेकिन इस वक्त इंडेक्स की चाल पर भी एक नजर होनी चाहिए। और अभिषेक, गुड आफ्टरनून। हम देख रहे हैं रिकवरी, जहां हम बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी में आती हुई ऑलमोस्ट 400 अंकों की रिकवरी, 55,400 के लेवल्स जहां दिखे थे निचले स्तरों पर, इस वक्त 55,774 के स्तर पर बैंक निफ्टी है। निफ्टी के मुकाबले शायद बैंक निफ्टी जो है आउट परफॉर्म कर रहा है। अभिषेक, मानसी, निश्चित तौर पर निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है और अगर आप 4 दिन से देखेंगे तो निफ्टी बैंक तेजी भी दिखा रहा है। मैं पिछले 3 दिनों का ट्रेंड देख रहा था और पिछले आज भी आप देखिए लोअर लेवल से करीब 400 पॉइंट के आसपास की रिकवरी आई है और पिछले 2 दिन में भी इंट्राडे में करीब 400 पॉइंट की रिकवरी आ रही थी। तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है और बैंक निफ्टी नॉक कर रहा है ऑल टाइम हाई के दरवाजे पर जाकर बार बार। आज हम 55,800 के भी स्तर हमने देखे, 55,866 आज का ये ऑल टाइम, आज का मतलब इंट्राडे का हाई है ये। और मतलब अब कुछ दिनों की बात रहेगी ये जब फिर से आप नया रिकॉर्ड बनते हुए निफ्टी बैंक में देखेंगे। निफ्टी बैंक में आज अब देखेंगे एक जो नोटिस करने वाली चीज ये है ना कि प्राइवेट बैंकों का खेमा उतना ज्यादा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, सरकारी बैंक गर्म आपको दिखेंगे। SBI देखिए 820 रुपए के ऊपर निकल गया है और कहीं ना कहीं मतलब जो चर्चाएं हो रही हैं कि क्या RBI आधा % रेट कट का तोहफा देगा बाजार को, शायद वो संभव है। और सरकारी बैंकों की चाल को देखिए वो लग भी रहा है। कुछ अच्छे ट्रिगर हैं सरकारी बैंकों के लिए, मतलब आप देखेंगे तो मॉनसून का भी इम्पैक्ट आता है सरकारी बैंकों पर, तो ये एक चीज़ है। बट मेजर जो इनके लिए ट्रिगर है वो है RBI का रेट कट और उम्मीदें थोड़ी सी ना बिल्डअप होनी शुरू हो गई हैं कि नहीं 25 बेसिस पॉइंट नहीं, आधा बेसिस पॉइंट चाहिए। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन एक बढ़िया तेजी हम देख रहे हैं निफ्टी बैंक में। और निफ्टी को अगर चलना है मानसी, अब चूंकि निफ्टी क्या ना कि रेंज में है, उस रेंज से निकल नहीं रहा है। 25,000 हमने कितनी बार देखा कि 25,000 के ऊपर गया निफ्टी, लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया। कम से कम 5 या 6 दफा ऐसा हुआ है और आज भी लोअर लेवल से रिकवरी आई जरूर है, लेकिन रेंज से निकल नहीं रहा है। बार बार हम ये भी देख रहे हैं कि 20 DMA के लेवल को भी टेस्ट कर रहा है, हालांकि रिकवरी आ जा रही है और रिकवरी आ रही है बैंकिंग शेयरों के दम पर ही। तो अगर निफ्टी के अगर हम आज के सपोर्ट लेवल की बात करें, अब जो सत्र बचा है करीब 1.5 घंटे के आसपास का, तो 24,600 से 24,500 ये सपोर्ट का लेवल है। 24,800 पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है,
हम देख रहे हैं कि उसके आसपास तक गया भी आज निफ्टी। लेकिन जो मेजर जो रेजिस्टेंस है वो है 25,000 से लेकर 25,100 का। वो अगर पार होता है तो 25,500 25,700 के लिए निफ्टी तैयारी कर लेगा। लेकिन निफ्टी बैंक निश्चित तौर पर काफ़ी मजबूत है। अब जो सपोर्ट लेवल है थोड़े से ना ऊपर शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले हम 55,000 से लेकर 56,000 के रेंज की बात कर रहे थे, लेकिन जो सपोर्ट है वो शिफ्ट होकर 55,500 पर आ गया है। और अगर हम रेजिस्टेंस के लेवल की बात करें तो 56,000 पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। 56,000 अगर पार करता है निफ्टी तो 1,000 पॉइंट देखेगा भी नहीं, 57,000 तक कोई दिक्कत नहीं लग रही है। तो 1,000 1,500 पॉइंट की रैली के लिए आप तैयार हो जाएंगे और सभी की नजरें होंगी 6 जून की पॉलिसी पर। उसके पहले हम लगता है कि नहीं कंटिन्यूड मोमेंटम देखेंगे और मे भी ये काफी संभव है कि पॉलिसी से पहले ही निफ्टी बैंक नया हाई बना दे। तो निफ्टी में अगर जोश का बने रहना है, अगर मोमेंटम को बने रहना है तो वो सपोर्ट मिलेगा निश्चित तौर पर निफ्टी बैंक से, यानी कि और बैंकिंग स्टॉक से। और उम्मीद करके चलेंगे। देखिए 2-3 चीज़ें हैं, टैरिफ वाली अनिश्चितता है, लेकिन अगर एफआईज अगर दूरी बनाते हैं तो थोड़ा सा ना मोमेंटम को डेंट जरूर लगेगा निफ्टी बैंक को भी, क्योंकि बड़ा निवेश कहाँ पर आता है, एक तो बैंकिंग में आता है, दूसरा आईटी में आता है। तो एफआईज का भी सपोर्ट जरूरी है। डीआईज बाइंग कर रहे हैं, कल 9,000 करोड़ रुपए के आसपास का उनकी बाइंग के फिगर आए थे शुक्रवार की, लेकिन एफआईज के सपोर्ट के बिना ना मतलब तेज रफ्तार दिखाना बाजार में संभव नहीं है। लेकिन आज रिकवरी ठीक ठाक है, करीब देखिए 400 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी बैंक में फिर से हम देख रहे हैं। चलिए जरा एक्सपर्ट की नज़र से समझ लेते हैं कि बाजार में वो किस तरह का ट्रेंड देख रहे हैं और कहां पर आज आखिरी के 1.5 घंटे में ट्रेड के मौके मिलेंगे। पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके 18 नौ स्वदेश पर। हरीश भाई आप जरा अपनी एनालिसिस शेयर कीजिए। बाय ऑन डिप्स की रणनीति बाजार में काम तो आ रही है और रिकवरी हमने करीब 200 पॉइंट के आसपास की निफ्टी में देखी है लोअर लेवल से। अब जो बचा हुआ सत्र है आज का, किस तरह का आप ट्रेड देख रहे हैं और क्या इंडेक्स में आपके हिसाब से कोई सौदा बन रहा है, ये बताइए और अपने ट्रेड बताइएगा। जी, जिस तरीके से हमने मार्केट में रिकवरी देखा नीचे लेवल से सरप्राइजिंग था। और अलग चीज है कि पहली बार निफ्टी ऑलमोस्ट कुछ दिनों के बाद 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है पहला दिन। तो हमें मुझे लग रहा है कि अभी तक कोई क्लियर ब्रेकआउट नहीं दे रहा है इंडेक्स में, निफ्टी इंडेक्स में मेजरली, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन अभी भी 24,800 से 850 के रेंज में टिका हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि और नीचे के साइड सपोर्ट देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि 500 से लेके 24,500 से लेके 24,450 के अराउंड सपोर्ट जोन से। तो मुझे लग रहा है कि ये मेजर रेंज है निफ्टी के लिए। जब तक इसके डायरेक्शन कोई क्लियर ब्रेकआउट नहीं रहता है, मुझे लग रहा है कि निफ्टी ऐसे कंसोलिडेशन में रहेगा फिलहाल भी। तो और दूसरा चीज जैसे मैंने बताया कि पहली बार 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो आज के थोड़ा टाइम पीरियड देखना पड़ेगा आज का क्लोजिंग कैसे होता है। अगर आज का क्लोजिंग 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे होता है तो मुझे लग रहा है थोड़ा वीकनेस इंडिकेट कर सकता है थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी में। और फर्दर बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट मल्टीपल टाइम्स ट्राई कर रहा है कि प्रीवियस जो ऑल टाइम है क्रॉस करने का, लेकिन अभी तक वो भी सफल नहीं हुआ है। तो मुझे लेकिन मोमेंटम की बात करते हैं, बिल्कुल बैंक निफ्टी में नीचे लेवल से बिल्कुल बाइंग का सपोर्ट जोन आ रहा है, हर बार बाउंस बैक कर रहा है। मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकता है और थोड़ा मोमेंटम बिल्कुल दिखा रहा है, फिर निफ्टी और थोड़ा कंसोलिडेशन में रह सकता है कुछ टाइम पीरियड के लिए। अगर आज की कॉल्स की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है मेरा कॉल पहला रहेगा कि क्यूमिंस इंडिया। देखिए क्यूमिंस इंडिया की स्टॉक है जो कंटिन्यूअस कंसोलिडेशन में था, पिछले हफ्ते में एक ब्रेकआउट दिया था, उसके आज 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी होल्ड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि बैंक एक क्यूमिंस इंडिया एक अच्छा स्टॉक है और लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखा जाए तो एक क्लियरली ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो रैली मुझे लग रहा है कंटिन्यूशन रहेगा आगे भी। मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर 3450 के लिए हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक पोजिशनल बेसिस में क्यूमिंस इंडिया में। और स्टॉप लॉस अगर बाइंग करना है तो करंट लेवल्स पे बाइंग कर सकते हैं और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 3220 का। तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा सेटअप बना हुआ है स्टॉक, तो मुझे लग रहा है आगे भी जाके फर्दर रैली देखने मिल सकता है क्यूमिंस इंडिया। और दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा, जैसे कि आज देखा हमने बहुत सारे के सारे पीएसयू स्टॉक्स में अच्छा खासा रैली है, उसमें से मेरा एक स्टॉक है इंडियन बैंक। अगर इंडियन बैंक के चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, एक लंबा सा कंसोलिडेशन था ऑलमोस्ट मई 2024 से लेके अभी तक। तो एक 1 ईयर का रेजिस्टेंस जोन था ऑलमोस्ट 635 634 के अराउंड। तो वो आज के दिन अब ब्रेक किया है और उसके बाद उसके ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि एक क्लियर ब्रेकआउट है इंडियन बैंक में। तो मुझे लग रहा है कि एक पोजिशनल बेस के लिए बाय करना चाहिए इंडियन बैंक। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि टारगेट्स शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 685 से लेकर 700 लेवल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल। और अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए इसके लिए 630 के नीचे मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस बेटर रहेगा करंट लेवल से देखा जाए तो। कॉल से बात करें तो ऑफ कोर्स हरीश जी
इंडियन बैंक यहाँ पे जो इसमें नज़र रखेंगे। पीएसयू बैंक्स में एक अच्छी तेज़ी आ रही है। 2 दिन पहले भी हमारे टेक्निकल एनालिस्ट के शरण ने जो है इन्होंने कहा था कि इंडियन बैंक पे जो है नज़र रहेगी। एंड ऑफ कोर्स हमने 18 स्वदेश में ये जो सेगमेंट है इस पे हमने पीएसयू बैंक्स की रैली सबसे पहले ही पकड़ ली थी। और ऑफ कोर्स आरबीआई की एमपीसी की मीट भी आने वाली है थोड़े दिन में, एक्सपेक्टेशंस है ऑलमोस्ट 50 बिप्स का भी, 25 से 50 बिप्स पॉइंट का भी जो है कट आ सकता है। अभिषेक ने ये सुबह ऑलरेडी आपको बता दिया था हमारे शो में। लेकिन ऑफ कोर्स हरीश जी, एफएमसीजी स्पेस में जो है अच्छी बाइंग आई है। कंजम्पशन नेम्स है, जीएसटी कलेक्शंस है, मॉनसून का भी इम्पैक्ट आया है। एक टाइप से ऑटो की बात करें तो टू व्हीलर्स और फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट में भी तेज़ी आई है। यहाँ पे अगर एफएमसीजी स्पेस में आपको देखना पड़े तो कौन से स्टॉक में जो है अच्छे कॉल के जो है ऑप्शंस के देखने मिल सकते हैं? यहाँ पे कुछ आपके नज़र में है एफएमसीजी स्पेस में? पोजिशनल भी हो सकता है या कुछ इंपॉर्टेंट कॉल ऑप्शंस जो आपको लगता है अच्छी मोमेंटम आ सकती है, क्योंकि बेस अच्छा बन रहा है 55,600 650 लेवल्स का। अभी डेज हाई पे है, कुछ लॉस हुआ नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगता है हरीश जी? एफएमसीजी में देखिए बहुत दिनों के पिछले हफ्ते में थोड़ा बहुत वीकनेस दिखाई देता है एफएमसीजी और कंसोलिडेशन में था, लेकिन इस क्षेत्र में इस सेक्टर में देखा जाए तो 2 स्टॉक से मेरे रडार पे कंटिन्यूसली मैं पिछले हफ्ते में भी इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा था। एक कि पहला एक है ब्रिटानिया। देखिए ब्रिटानिया जो स्टॉक है क्लियरली 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है और अभी ऑलमोस्ट एक गोल्डन क्रॉस ओवर बोलते हैं उसके आसपास ही प्राइसेस मूव हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये क्लियर ब्रेकआउट में है और स्टॉक प्राइस और मोमेंटम भी कंटिन्यूएशन रहेगा। मुझे लग रहा है कि ब्रिटानिया एक अच्छा स्टॉक रहेगा किसी को बाय करना चाहता है तो एफएमसीजी सेक्टर में करंट लेवल से। तो ऊपर के और शॉर्ट टर्म में लग रहा है कि मुझे 1500 के लेवल्स के आसपास तक टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। और जो कि जो 200 मूविंग एवरेज है 5300 एक की सपोर्ट जोन रहेगा। लेकिन किसी को शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो मुझे लग रहा है कि 5400 भी मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि ये बेटर कंसोलिडेशन फेज का सपोर्ट बेस है। तो मुझे लग रहा है कि ब्रिटानिया अच्छा स्टॉक है करंट लेवल से बाय करने के लिए एफएमसीजी में। ब्रिटानिया आपकी पिक है, तो यहाँ पे जो है ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट लेवल जो है आप देख सकते हैं। लेकिन रियलिटी स्पेस जो एक इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेगमेंट होता है, एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए हरीश जी के कॉल। टारगेट है 5700 का, बाई है, स्टॉप लॉस 5400 का, इसको ज़रूर नोट कर लीजिए। लेकिन हरीश जी एक और सवाल है मेरा, ये है आपका इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेगमेंट का, ये है आपका रियलिटी सेगमेंट। ऑफ कोर्स बैंकिंग में जो है एनबीएफसीज यहाँ पे देखें तो अच्छी मोमेंटम है, लेकिन जो रेट कट का बेनिफिट जो होता है वो रियलिटी कंपनीज़ को भी देखने मिलता है, रियलिटी की हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ को भी देखने मिलता है। ऑफ कोर्स इसमें एक लैग इफेक्ट रहता है, जिस तरह ट्रांसमिशन होती है पूरे सेक्टर में। निफ्टी रियलिटी डेज हाई लेवल पे, और लास्ट मंथ भी हम देखे थे कि जब भी वॉलेटिलिटी या करेक्शन आ रहा था निफ्टी रियलिटी जो है एक अच्छी अप मूव दे रही थी। तो यहाँ पे एक सस्टेन बाइंग लास्ट मंथ भी देखने मिला। इस महीने भी बात करें तो शुरुआत जो है बहुत स्ट्रांग हुई है। अब दिन का जो है सबसे पहला जो है टॉप सेक्टोरल गेनर बन चुका है। साउथ कंपनीज जो है ब्रिगेड, प्रेस्टीज, यहाँ पे अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। इवन फिनिक्स, शोभा, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में भी जो है बाइंग देखने मिल रही है पिछले 1 से 1.5 घंटे के सेशन में, सब डेज हाई लेवल पे है। यहाँ पे करंट लेवल्स पे जो है अगर आपको पिक करना होता कहाँ पे कमाई के मौके बनते हैं, क्योंकि देखिए स्टॉक्स रनअप कर चुके हैं। यहाँ पे कुछ बनता है तो अगर कोई बनता है कुछ रनअप दर्शकों के लिए, तो कौन सा वो स्टॉक रहेगा? बिल्कुल रियलिटी सेक्टर में देखते हैं तो देखिए अभी तक ट्रेंड पिछले 2 हफ्ते से कंटिन्यूएशन है लगेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी भी मोमेंटम बाकी है रियलिटी सेक्टर में। इसमें और बहुत सारे स्टॉक्स है जो अभी तक इतना ज्यादा रनअप में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। मुझे लग रहा है कि मेरे रेडार पे एक स्टॉक है जो कि लोधा है, माइक्रोटेक डेवलपर्स। देखिए इसका सेटअप देखा जाए तो क्लियरली एक हाई टॉप हायर बॉटम का सेटअप है, और लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखा जाए तो एक ट्रायंगल ब्रेकआउट का फॉर्मेशन है। तो ओवरऑल सेटअप बहुत एक लॉन्ग टर्म बेसिस में देखते हैं तो एक क्लियर ब्रेकआउट है चार्ट सेटअप में। मुझे लग रहा है कि लोधा अच्छा बेट हो सकता है करंट लेवल बाय करने के लिए, और इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव से भी मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए एक लोधा बेटर अपॉर्चुनिटी देखने मिल रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर ऑल टाइम हाई देखने मिल सकता है कुछ टाइम पीरियड में। और क्योंकि जो इसका ऑल टाइम है 1650 अराउंड, तो मुझे लग रहा है कि ये लेवल क्लियरली देखने मिल सकता है 1 to 2 मंथ्स के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि लोधा को बाइंग करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस के साथ देखते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए 1350 के अराउंड एक सपोर्ट जोन है, तो उसके स्टॉक के साथ बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ऊपर के जो ऑल टाइम हाई का एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल 1650 का लेवल्स, अगर ये क्रॉस करते हैं तो फर्दर रैली भी देखने मिल सकता है। मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म बेट होने के लिए किसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे लग रहा है कि बाय करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए मैक्रोटेक डेवलपर्स, लोढ़ा, इस पे नज़र रखेंगे। 1650 देख लीजिएगा, 1650 उनके जो लाइफ टाइम आए थे वो टारगेट प्राइस रहेगा। स्टॉप लॉस
जो है वो 1350 का रहेगा। बाय रेटिंग है हरीश जी के। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है बातचीत का सिलसिला रहेगा, खास करके टेक्निकल कॉल्स को लेके और कहाँ पे कमाई के मौके बनते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। और कंजम्पशन का खेमा अच्छा एक्शन दिखाते हुए आईटी सेक्टर में डाउन ट्रेंड जरूर देखने को मिले हैं, लेकिन इसके अलावा रियल एस्टेट और पीएसयू बैंक स्पेस में काफ़ी बढ़िया एक्शन के साथ कामकाज दिख रहा है। हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। निमेश ठाकर हैं हमारे साथ, निमेशठाकर.com के। निमेश, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। 24,688 के लेवल्स पर रिकवरी अटेम्प्ट कर रहा है मार्केट, लेकिन अब भी इसे वॉलेटाइल ही कहेंगे, बिकॉज हमने देखा ड्यूरिंग द सेशन बाजार की शुरुआत काफ़ी कमज़ोर हुई, उसके बाद ड्यूरिंग द एंटायर सेशन मार्केट ने रिकवरी मोड दिखाई ज़रूर है। ऊपर से गेंस थोड़े थोड़े ही सही, लेकिन एट दिस पॉइंट फ्रिजल आउट हो रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इंडेक्स को आप? स्टॉक स्पेसिफिक क्लोजिंग ट्रेड्स क्या हैं आपके? वेरी गुड आफ्टरनून मानसी। देखिए, काफी मेरा मानना है कि हम लोग एक टाइम पे 200 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी में गिरावट कर दी थी और ऑलमोस्ट हम लोगों ने ये रिकवर कर दिया था। 21 ईएमए का जो सपोर्ट एरिया था वो फिर से क्लेम हो चुका है और लग रहा है कि क्लोजिंग 21 ईएमए के ऊपर ही आएगी। तो यहाँ अप ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट है, यहाँ से कोई ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, वो बुल्स के लिए एक अच्छी बात है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में भी जिस तरह से लेवल दिख रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी बैंक निफ्टी में भी हम लोगों ने लोअर लेवल से देखी है। मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है कंपेयर टू निफ्टी, और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच यहाँ रख के मार्केट में काम करना चाहिए। फिलहाल कोई मोमेंटम जो है वो बिल्टअप होता हुआ निफ्टी में नहीं दिख रहा है, बट बैंक निफ्टी में जरूर से मोमेंटम बिल्ट हुआ दिख रहा है। और यहाँ से पब्लिक सेक्टर बैंक्स तो चल ही रही है, अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक से भी सपोर्ट मिलता है तो डेफिनेटली मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी मार्केट को आगे ले जाने में काफी सपोर्ट कर सकती है। एब्सोल्युटली, बैंक निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा इस वक्त स्ट्रेंथ दिखा रहा है और वो एब्सोल्युटली विजिबल है। अभी थोड़ी देर पहले इसकी चर्चा भी हम कर रहे थे और पीएसयू बैंक स्पेस में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ इस वक्त नज़र ज़रूर आ रही है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल से इस वक्त बिल्कुल सपोर्ट सिस्टम्स डेवलप होते हुए। निमेश, क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे आपके? देखिए, दो क्लोजिंग ट्रेड है बाई साइड के। एक है आईआरएफसी का। आईआरएफसी का अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर दिख रहा है और आज स्टॉक के अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि अगर ब्रेकआउट कंफर्म होता है और यहाँ पर स्टॉक सस्टेन होता है तो यहाँ से काफी अच्छा रनअप देखने को मिल सकता है। तो आईआरएफसी में ये लेवल से मैं बाय रिकमेंड करता हूँ। नीचे की तरफ 139 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस है, और ऊपर में 150 के लेवल शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आने वाले एक वीक के अंदर देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो फर्स्ट कॉल आईआरएफसी का है। दूसरा जो है, हम लोग देख रहे हैं कि ये मार्केट रिलेटेड जो कुछ भी स्टॉक है उसके अंदर काफी अच्छा मोमेंटम दिख रहा है, और उसके अंदर कैम्स लिमिटेड आज स्टॉक के अंदर हम लोगों ने काफी अच्छी रिकवरी देखी है। स्टॉक के अंदर 5% के एक अपसाइड है विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। मेरा मानना है कि एक ब्रेकआउट आया है। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ से टारगेट बन रहा है 4,350 से 4,550 का, और ये हालांकि आज के दिन में ऑलरेडी 5% बढ़ चुका है। तो 2-3 पार्ट में एक्यूमुलेट करने की सलाह है 4,150 से 4,050 के बीच में, और 3,980 के एक स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 4,350 से 4,550 के लेवल देखने को मिलेंगे। एक्सचेंज एंसिलरीज में आज अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल ही रहा है। कैम्स के स्टॉक प्राइस पर निमेश की राय 4350 के टारगेट्स और इसके अलावा 4550 4,165 के लेवल्स है। यहाँ से और ज़्यादा तेज़ी पकड़ सकता है ये स्टॉक, और मार्केट प्लेटफॉर्म यानी कि एक्सचेंज एंसिलरी से जुड़े तमाम स्टॉक्स में आज अच्छी खासी तेज़ी है। हरीश, गुड आफ्टरनून। इसी स्पेस से आपसे भी राय जानना चाहेंगे। CDSL के स्टॉक को देखें, 10% का जोरदार एक्शन दिख रहा है। BSE लिमिटेड में भी इनफैक्ट आज एंट्री अपॉर्चुनिटी भी दी BSE लिमिटेड ने, लेकिन आज के सत्र में ही 2,735 के नए उच्चतम स्तर भी देखे हैं। निचले स्तरों से CDSL में मैं के जो निचले स्तर से वहाँ से 35%, 35% के गेंस दिखा चुका है स्टॉक। एक्सचेंज एंसिलरी में आपको क्या पसंद आता है? बिल्कुल मानसी जी, जिस तरीके से CDSL में हमने रनअप देखा है,
एक स्पेक्टेकुलर रनअप था। अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि CDSL में अभी भी ऐसा रिसेंटली ऐसा कोई रेजिस्टेंस जोन नहीं लग रहा है अभी तक के लिए। तो मुझे लग रहा है कि एक्सटेंड भी हो सकता है फर्दर 1780 के लेवल तक, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, तो वहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म में। लेकिन ऐसा ओवरऑल सेटअप में कहीं पे भी वीकनेस नहीं है। अगर दूसरा चीज हम कंपेयर करते हैं तो BSE के साथ CDSL का अगर इस चक्कर में, तो BSE पहले ही रनअप कर चुका था, जो CDSL अभी फॉलो अप बाइंग दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि CDSL में अभी भी पोटेंशियल है ऊपर की ओर जाने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि होल्ड करना चाहिए किसी के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो, क्योंकि जिस तरीके से रैली देखने मिल रहा है वॉल्यूम के साथ, फर्दर रैली देखने मिल सकता है 1780 1800 लेवल्स तक। तो किसी के पास अगर है तो होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1600 का, और कंटिन्यूएशन होल्ड करना चाहिए। CDSL के लिए लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत सही लग रहा है। मुझे लग रहा है कि दोनों टेक्निकल्स में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी सेटअप बहुत सही लग रहा है, कोई वीकनेस अभी तक फिलहाल नहीं नजर आ रहा है। तो दूसरा चीज अगर BSE में देखते हैं तो BSE में अभी एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है थोड़ा, जैसे हमने प्रीवियसली बताया था कि 2750 के अराउंड एक रेजिस्टेंस जोन है। तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल से ऑलरेडी स्टॉक जो है रनअप भी दे चुका है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा मैं वेट करूंगा, स्टॉक लो एक डिप आ सकता है शायद, तो समथिंग ऑन 2500 लेवल्स अच्छा बेट रहेगा फिर से एक बार BSE में लॉन्ग एंट्री करने के लिए। मुझे लग रहा है कि BSE का थोड़ा वेट करना चाहिए स्टॉक के लिए। तो अभी फिलहाल के लिए मैं अवॉइड करना चाहता हूँ स्टॉक को। अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए कोई होल्ड कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट बेस पे बिल्कुल अभी भी होल्ड करना चाहिए। जो भी है माइनर डिप्स ही हो सकता है, डिप्स में बाइंग करने की राय है BSE में। ठीक है, BSE को डिप्स पर बाय करने की सलाह है, लेकिन अगर आपके पास CDSL है तो आप बने रहिए। 1780 के टारगेट सुझा रहे हैं हरीश जी CDSL के लिए, और अगर आप मार्च के निचले स्तर से देखेंगे तो शेयर करीब 60% ऊपर आकर कारोबार कर रहा है। और मतलब इतनी बड़ी तेजी 9% कब चला था CDSL मुझे याद नहीं है, मतलब 4-5% की तेजी हुई है, लेकिन ये काफ़ी दिनों के बाद हम देख रहे हैं कि 10% के आसपास की रैली है। पिछले महीने भर में करीब 35% आसपास शेयर ये दौड़ा है, और आज वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है CDSL के शेयर में। बाजार लेकिन हालांकि अगर आप देखेंगे तो एक फिर से रेंज में फंसा हुआ दिख रहा है। लोअर लेवल से रिकवरी आई, लेकिन पिछले अगर आप 1-1.5 घंटे को देखेंगे तो रेंज में ही है। 24,700 के आसपास निफ्टी है। शेयरों में एक्शन हो रहा है, लेकिन शेयरों में और एक्शन और कहां पर हो रहा है जरा ये समझ लेते हैं। बिग एक्शन स्टॉक्स लेकर हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो शुरुआत करूंगा एक बड़ी ब्लॉक डील के साथ जो आज सुबह हुई है, और वो है नीवा बूपा में। ब्लॉक डील के बाद देखिए आप स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने मिल रही है। करीब 12% इक्विटी की ब्लॉक डील हुई है, और उसके बाद स्टॉक में सुबह से ही प्रेशर है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक प्रेशर में ही ट्रेड कर रहा है। रियल एस्टेट काउंटर्स यहाँ पे आप देखिए अच्छी खासी तेजी आज देखने मिल रही है, और खासकर प्रेस्टीज एस्टेट को आप देखिएगा यहाँ पे भरपूर तेजी है। दरअसल एंटिक, मोतीलाल ओसवाल, नुआमा, ये तमाम ब्रोकरेज हाउसेज जो है उन्होंने स्टॉक पे अपना प्राइस टारगेट बढ़ा दिया है। एंटिक ने 1594 से बढ़ा के 1972, मोतीलाल ने 1725 से बढ़ा के 1938, नुआमा ने 1662 से बढ़ा के 1780 का प्राइस टारगेट दिया है। और इसके लिए आप देख रहे हैं स्टॉक में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी है। वैसे भी रियल एस्टेट स्पेस जो है आज वहाँ पे तेज़ी देखने मिल रही है। नायका, नतीजे तो अच्छे थे, नतीजों में कोई दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू 23.5% बढ़े हैं। मुनाफा देखिए 7 करोड़ से बढ़ के 20 करोड़ पे आया है। एबिटा मार्जिन्स में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। ब्रोकरेज हाउसेस ने भी टारगेट बढ़ाया है, नुआमा ने टारगेट बढ़ाया, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो नतीजों के बाद स्टॉक में यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। स्टॉक में आज के ट्रेडिंग सेशन में दबाव देखने मिल रहा है। मेटल्स एंड माइनिंग, ये एक स्पेस है जो क्या थोड़े दबाव में कामकाज कर रही है। खासकर 2 दिग्गज स्टॉक्स आप देखिए, JSW स्टील और टाटा स्टील, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि जो स्टील पे टैरिफ है उसको 25% से बढ़ा के 50% कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट जो है ग्लोबली स्टील कंपनीज पे पड़ता है, और टाटा स्टील, JSW स्टील जैसी जो दिग्गज कंपनियां हैं वहाँ पे इसका असर देखा जा रहा है। और सबसे आखिरी में बैंक्स, और खासकर PSU बैंक्स, यहाँ पे आपको अच्छी खासी खरीदारी देखने मिल रही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक, करूर वैश्य बैंक, IOB, येस बैंक, तमाम बैंक जो है वहाँ पे आपको तेज़ी देखने मिल रही है। जो GDP के नंबर्स आए हैं वो काफ़ी अच्छी है, और उसके बाद लोग अब ये अनुमान लगा रहे हैं कि आगे चल के आपको रेट कट का सिलसिला जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है, और इसका इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। इसके लिए इन बैंक्स में आज तेज़ी देखी जा रही है। ठीक है, तमाम सरकारी बैंकों में भी, कुछ कुछ प्राइवेट बैंकिंग में भी। अब येस बैंक को भी आप कैसे देखेंगे? मतलब एक तरह से सरकारी बैंक टाइप से नेचर हो गया था। 7.5% के आसपास की तेजी है। ट्रिगर्स अलग है। येस बैंक फंड रेज करने जा रहा है,
और ऐसी खबरें आ रही है कि एसएमबीसी अपने स्टेक को थोड़ा और बढ़ा सकता है, 6-7% एडिशनल स्टेक ले सकता है। पहले भी 20% लेने के लिए करार किया था, करीब 13,000 करोड़ रुपए के आसपास की डील थी। वरुण, बहुत शुक्रिया आपका ये सारे के सारे बजिंग जो स्टॉक्स हैं वो हाईलाइट करके बताने के लिए। एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान। श्रीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। आज सरकारी बैंकों का दिन है, साफ तौर पर ये दिख रहा है बाजार में। लगातार सेकेंड डे हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक्स बस कर रहे हैं। इंडेक्स 2 दिन में करीब 5-5.5% चल गया है। ट्रिगर्स कई सारे हैं, वैल्यूएशन भी सस्ते हैं, अच्छा मॉनसून की उम्मीद है, आरबीआई की पॉलिसी तो सबसे बड़ा ट्रिगर है। आपकी भी अगर कोई पिक हो सरकारी बैंकों वाले खेमे तो वो बताइए सर, और बताइए कि इसके अलावा आपकी नजर बाजार में आज कहां पर है? बिल्कुल, तो गुड आफ्टरनून अभिषेक जी और गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, वैसे इस मार्केट में अगर देखा जाए तो जितने भी पीएसयू बैंक्स है उसमें अगर कोई रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग अगर कोई स्टॉक अगर इस पर्टिकुलर लेवल पे बन रहा है तो वो 2 स्टॉक है। एक तो है यूनियन बैंक और दूसरा है कैनरा बैंक। अब कैनरा बैंक मुझे लगता है कि ये इन लेवल से भी इसमें पोटेंशियल है। नो डाउट कि यूनियन बैंक में भी पोटेंशियल है, लेकिन वो काफी चल चुका है। मुझे लगता है कि इन लेवल से अगर इसमें तेजी बनती है तो ये 167-168 तक आ सकता है यूनियन बैंक, लेकिन ये काफी टारगेट के नजदीक है। लेकिन कैनरा बैंक अगर मैं करंट लेवल से अगर खरीदने की कोशिश करता हूँ तो मुझे लगता है ये 116 वाला स्टॉक 128-30 के लेवल्स को भी क्रॉस कर सकता है। इस बार के इसके क्वार्टरली नंबर्स भी काफी बेहतर थे, और अगर मैं करंट लेवल से लॉन्ग करूंगा तो जो मेरे स्टॉप लॉस या इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है वो तकरीबन 112 के करीब आ चुके हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी फेवरेबल है। कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, मुझे लगता है ये दोनों स्टॉक प्रीफर कर सकते हैं अगर किसी शॉर्ट टर्म ट्रेडर को अगर प्रीफर करना है तो। इसके अलावा अगर कुछ स्टॉक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो मुझे स्पेसिफिकली टेक्निकली अच्छा लग रहा है वो है IRFC, और ये पर्टिकुलर स्टॉक एक फ्लैग फॉर्मेशन बना रहा है और एक पेनेंट फॉर्मेशन बना रहा है। एक बड़ी रैली हमने देखी थी, 114 से लेकर 145 तक ये स्टॉक चला था, उसके बाद का कंसोलिडेशन है, और उसके बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो ये स्टॉक कम से कम जो यहाँ से तेजी करेगा वो 155 रुपए तक की तेजी कर सकता है। तो करंट लेवल से IRFC को लॉन्ग करके चले या खरीद के चले। स्टॉप लॉस हम रखेंगे एट 137। और इसके अलावा जो अच्छा लग रहा है वो है ग्लेनमार्क फार्मा। थोड़ा मुझे लगता है कि फार्मा स्टॉक्स में थोड़ी एक्टिविटी बन रही है और आने वाले दिनों में कुछ फार्मा स्टॉक्स में तेजी बनेगी। तो ग्लेनमार्क फार्मा वैसे काफी बिटन डाउन स्टॉक था, 1480-1490 के करीब इसे लॉन्ग करें, इसे खरीदे। टारगेट्स रखे 1580 का, और जो हमें स्टॉप लॉस रखना है वो हम रखेंगे 1440 रुपए का। ठीक है, बढ़िया है। फार्मा में ग्लेनमार्क पसंद है। 1580 की टारगेट, 1440 का स्टॉप लॉस। हमने देखा था कि शुक्रवार को भी ये शेयर चल रहा था, 2% की तेजी आज फिर से। और दूसरा जो शेयर है IRFC को खरीदने की सलाह है। बढ़िया कंपनी, दिग्गज कंपनी, 148 रुपये और 154 रुपये के 2 टारगेट हैं। स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना 137 पर। और PSU बैंकों में जो हमने पूछा तो नाम लिया श्रीकांत जी ने केनरा बैंक का। सॉलिड बैंक, इसमें कोई दो राय नहीं, फंडामेंटली भी अच्छा है। ये ट्रेड के लिए नहीं, अगर आप निवेश के लिए सोचते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। आगे हम व्यू लेंगे निवेश वाला अपने एक्सपर्ट से PSU बैंकों में। लेकिन चलिए, एक छोटी सी ब्रेक का समय हो गया है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स के बारे में अपने एक्सपर्ट्स के साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप कहीं जाएगा नहीं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद क्लोजिंग कॉल में। और अब जो है यूनाइटेड स्पिरिट्स पे तो नज़र डालते हैं। इस स्टॉक पे जो एक अच्छी मोमेंटम आई है, कंजम्पशन वाली स्पेस की स्टॉक है। यहाँ पे स्टॉक 1.5% ऊपर है, 1540 लेवल्स के ऊपर जो है करंटली ट्रेड कर रहा है, डेज हाई पे आया है। और सडनली ऑफकोर्स FMCG स्टॉक्स का जो ट्रेंड है ये हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, लेकिन अब धीरे धीरे जो कंजम्पशन नेम्स है डिस्क्रिशनरी सेगमेंट के, उस पर जो है फोकस आ रही है। हरीश जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स के एक बार चार्ट खोलिए। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट कॉल्स अगर बात किया जाए, कॉल ऑप्शंस में यहाँ पे कुछ बन रहा है कमाई का मौका? कुछ तक चार्ट स्ट्रक्चर में देखा है तो देखिए कंसोलिडेशन में है स्टॉक प्राइस। अभी भी एक रेजिस्टेंस जोन है ऊपर का ट्रेंड लाइन का 1590 के अराउंड। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है मुझे लग रहा है कि स्टॉक कंसोलिडेशन में रहेगा, लेकिन नीचे के में स्ट्रॉन्ग बेस सपोर्ट जोन है 200 के आसपास।
जो कि 1480 के अराउंड है। तो मुझे लग रहा है कि 1480 का इमीडिएट बेस सपोर्ट बना रहेगा, और मुझे लग रहा है कि फिलहाल ये थोड़ा वेट करना चाहिए स्टॉक में, क्योंकि अभी क्लियरली ट्रेंड नहीं है, तो फर्दर कंसोलिडेशन हो सकता है कुछ टाइम पे। अगर किसी के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होल्ड है तो होल्ड बिल्कुल कर सकते हैं अभी भी 1480 के स्टॉक के साथ, मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। 1480 के क्लोजिंग के हिसाब से देखना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि जब तक ये 1580 का लेवल जो हाई अपसाइड है वो रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं करता है, मुझे लग रहा है कि मोमेंटम इसमें आता हुआ नहीं नजर आ रहा है फिलहाल के लिए। तो मैं थोड़ा अवॉइड करना चाहता हूँ स्टॉक को। तो किसी को ऑलरेडी होल्ड है तो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं 1480 के साथ स्टॉक प्लस के साथ। पे भी बहुत मूवमेंट आ रही है। ऑफ कोर्स हमने लार्जर सेगमेंट्स के बारे में बात कर लिया है, लेकिन यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा जो है निफ्टी मेटल इंडेक्स का जो है एक बार चार्ट लेके आइए। यहाँ पे देखें तो मोमेंटम जो है वॉलेटाइल है, लेकिन इस पे थोड़ा डिटेलिंग डिस्कशन भी कर लेते हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ डबल करने का ऐलान किया है। क्या है खबर और इसका भारत पर कैसा असर होगा, बताने के लिए मौजूद हैं आशीषा। बिल्कुल, पूरा मेटल सेक्टर आज के सत्र में फोकस में है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार इस सेक्टर पर टैरिफ्स बढ़ाए हैं। स्टील और एल्यूमिनियम के इंपोर्ट्स जो यूएस में इंपोर्ट्स होते हैं उन पर फरवरी में इस साल 10% के जो टैरिफ्स थे वो बढ़ाकर 25% तक किए थे, और अब ये टैरिफ्स फिर एक बार बढ़ाए गए हैं 25% से 50% तक। तो इंपोर्ट टैरिफ जो लगाए जाते हैं स्टील और एल्यूमिनियम पर वो डबल किए गए हैं 25% से 50% तक, और ये बड़ी नेगेटिव खबर है पूरे इंडस्ट्री के लिए ग्लोबली। याद रखें 4 जून से ये नए टैरिफ्स लागू होंगे, और इसका इम्पैक्ट देखें तो याद रखें अमेरिका करीब 17% अपनी स्टील रिक्वायरमेंट्स इंपोर्ट करता है। मॉर्गन स्टैनली ने ये एस्टिमेट्स निकाले हैं, और मेक्सिको, कनाडा, साउथ कोरिया ये कुछ बड़े इंपोर्टर्स हैं। इसके अलावा एल्यूमिनियम की बात करें तो करीब 79% एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स केवल कनाडा से आते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कनाडा, मेक्सिको इन सभी देशों पर होगा। इंडिया स्पेसिफिक इम्पैक्ट बात करें तो जो देश पहले अमेरिका में बेचते थे, अमेरिका को एक्सपोर्ट करते थे, वो अब सप्लाई ग्लोबल मार्केट में बढ़ेगा, और अगर ये सप्लाई ग्लोबल मार्केट में बढ़ेगा तो इंडिया जैसे देशों में चीप स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट हो सकता है, जिसके चलते डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई बढ़ सकती है, और इसके चलते स्टील और एल्यूमिनियम के प्राइसेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा। डिमांड उतनी की उतनी रहेगी, लेकिन सप्लाई बढ़ेगा, तो सप्लाई बढ़ने की चिंता से दाम पर इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट नज़र आ सकता है। एनालिस्ट का यही मानना है कि स्टील मिल्स अब शायद प्राइसेस बढ़ा नहीं पाएंगे। ऑल इन ऑल सेंटिमेंटली नेगेटिव है, कमोडिटी प्राइसेस के लिए नेगेटिव है, डिमांड पर कोई असर नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं करता अपने स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स करता है, लेकिन क्वांटम इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट प्राइसेस पर नज़र आ सकता है। तो हाँ, ऑल इन ऑल बड़ी खबर है पूरे मेटल सेक्टर के लिए। स्टील और एल्यूमिनियम पर इंपोर्ट ड्यूटी जो अमेरिका लगाती थी, टैरिफ्स वो बढ़ाए गए हैं, और इसके चलते पूरा सेक्टर आज के सत्र में फोकस में है। धन्यवाद आशीषा। पूरे मेटल सेगमेंट में क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्यों आ रहा है, वो आपके सामने है स्क्रीन पे। एंड ऑफ कोर्स ग्लोबल क्यूज़ है, डोमेस्टिक इश्यूज ज़्यादा नहीं है एक्सपोर्ट को लेके, बट ऑफ कोर्स प्राइसिंग को लेके, या खास करके नोवेलिस का यूएस का एक्सपोजर है तो उस पर नज़र ज़रूर रखेंगे। ऑफ कोर्स टॉप लूजर्स की भी बात करें तो यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, यहाँ पे देखेंगे गिरावट आ रही है। निमेश, यहाँ पे कुछ अच्छे शॉट्स बन सकते हैं कोई भी मेटल काउंटर पे जिनके मैंने नाम लिए हैं, या वॉलेटिलिटी है तो इस ट्रेड को अवॉइड करेंगे? निमेश, देखिए अगर कोई आज के सेशन के देखे, सुबह में जब खबर आई थी और सभी गैप डाउन हुए थे, और हिंडाल्को के काउंटर देखिए तो एक काफी अच्छी रिकवरी हम लोगों ने लोअर रेंज से देखी है। तो अगर हिंडाल्को यहाँ से 635 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो मैं चाहूंगा कि कॉन्ट्रा कॉल जो है वो लेना चाहिए हिंडाल्को में, शॉर्ट की जगह पे बाय करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सेकंड थिंग, मैं आपको एक और भी डेटा पॉइंट आप देख लीजिए कि डॉलर इंडेक्स एक वीकनेस दिखा रहा है, और ऑलरेडी 98.7 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। तो अगर डॉलर इंडेक्स में यहाँ से वीक होता है तो मेटल स्टॉक्स के लिए एक पॉजिटिव खबर रहेगी। और मेरा मानना है कि चार्ट स्ट्रक्चर वाइज हिंडाल्को में आज के दिन में लोअर लेवल से एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखी है और नेगेटिव न्यूज। तो अगर 635 के ऊपर हिंडाल्को सस्टेन होता है तो मैं यहाँ से हिंडाल्को को बाय रिकमेंड करूंगा।
सो इन लेवल्स का इंतज़ार करें और बाय कॉल इनिशिएट करने की चेष्टा ज़रूर करनी है, लेकिन लेवल बेस्ड कामकाज करना होगा। इस बीच 24,663 के आसपास करीब 100 अंकों की बिकवाली इस वक्त आप देखेंगे निफ्टी में, और इस बिकवाली में सबसे ज़्यादा योगदान जो स्टॉक्स दे रहे हैं, इनफैक्ट हैवी वेट्स की तरफ से कमज़ोरी है और इसी के चलते मार्केट्स में हम कह रहे हैं कि थकान इस वक्त महसूस हो रही है। HDFC बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस, ICICI बैंक, कोटक बैंक जैसे काउंटर्स हैं जहां पर इस वक्त बिकवाली का दबाव है, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा, अडानी पोर्ट्स, HUL, ब्रिटानिया और पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा खासा एक्शन और तेज़ी के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। कुछ स्टॉक्स जो इस कमज़ोर या वॉलेटाइल बाजार में भी चल रहे हैं, उस लिस्ट में पेटीएम के चार्ट्स को पुल अप करना चाहेंगे। ऑलमोस्ट 4% के गेंस के साथ इस स्टॉक में ट्रेड देखने को मिला है और सिर्फ एक हफ्ते में ही ये स्टॉक ने चाल चली है 853 से लेकर 922 की, यानी कि ऑलमोस्ट 8% के गेंस 4 ट्रेडिंग सेशंस में हरीश पेटीएम के काउंटर ने देखे हैं। क्या राय होगी 922 के लेवल्स पर? अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है, कोई पोजीशन एग्जिट करने की राय है या यहाँ से और ज़्यादा तेज़ी नज़र आती है चार्ट्स में? बिल्कुल मानसी, एक अच्छा खासा रैली देखने मिला है शॉर्ट टर्म में पेटीएम स्टॉक में। अगर चार्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, चार्ट स्ट्रक्चर में कपल हेडेड फॉर्मेशन जैसा फॉर्मेशन बना हुआ है जो आज के सत्र में ब्रेकआउट भी दिया हुआ है। मुझे लग रहा है कि और फर्दर रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर के, और 970 तक मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस जोन है, तो वहां तक मुझे लग रहा है कि फर्दर रैली देखने मिल सकता है। अगर किसी के पास ऑलरेडी होल्ड है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी टाइम के लिए होल्ड करना चाहिए। नीचे में सपोर्ट बेस बन रहा है 888 का, तो जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है मुझे लग रहा है कि स्टॉक फर्दर रैली कर सकता है। तो अगर किसी के पास होल्ड है तो 888 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए फर्दर पेटीएम में। जिस तरीके से सेटअप बन रहा है, ग्रेजुअली अप ट्रेंड है और वॉल्यूम्स भी देखते हैं तो लास्ट 3 दिन से लगातार बढ़ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि फर्दर रैली देखने बिल्कुल मिल सकता है पेटीएम। गई बात पेटीएम की, एग्जिस्टिंग पोजीशन इंटैक्ट रखें, यहाँ से तेजी अब और ज़्यादा विजिबल है, मजबूती की चाल दिख रहा है ये स्टॉक। श्रीकांत जी, गुड आफ्टरनून। पेटीएम की ही तरह केईसी इंटरनेशनल में भी आज अच्छा खासा एक्शन नज़र आ रहा है और ये एक्शन विजिबल नहीं था पिछले हफ्ते। इनफैक्ट केईसी इंटरनेशनल एक अपॉर्चुनिटी दे रहा था पिछले हफ्ते कमजोरी के साथ ट्रेड कर, लेकिन वन ऑफ द स्टॉक जो कि ऑर्डर विंस के चलते लगातार फोकस रेडार पर रहता है, पिछले 1 महीने की ही चाल देखें ऑलमोस्ट 25% के गेन से स्टॉक ने दिखाए हैं। क्या राय होगी केईसी इंटरनेशनल पर? श्रीकांत, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सॉरी, गुड आफ्टरनून मानसी जी। तो बिल्कुल देखिए, अगर केईसी इंटरनेशनल की भी अगर बात करें तो यहाँ पे इनफैक्ट इसकी जो टेक्निकल फॉर्मेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी मजबूत है। काफ़ी अच्छा इसने एक राउंडिंग बॉटम जैसा फॉर्मेशन बनाने की शुरुआत की है और करंट लेवल्स अगर देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब ही आ चुका है। 10 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के करीब आना कोई स्टॉक, और फिर वहाँ पे अगर इसमें जैसे आज पॉजिटिव एक्टिविटी दिख रही है 3% की, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक में खरीदारी है और ये स्टॉक चल के वापस से एक बार 930 से लेकर कम से कम 950 तक के लेवल्स दिखा सकता है आने वाले कुछ वक्त में। तो इन अ वेरी शॉर्ट टर्म मुझे लगता है वापस से 900-920 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से भी इसे खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस लेकिन यहाँ पे रखना पड़ेगा एट 845, तो 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखे, लेकिन करंट लेवल से खरीद के चल सकते हैं। ठीक है, चलिए केईसी इंटरनेशनल पर ये एक टेक बनता हुआ। ऑन दिस नोट, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग भी होती है, खर्चे भी होते हैं, लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही ज़रूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश, बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है ताकि वे अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सकें।
3:17 24,700 के लेवल्स पर निफ्टी जद्दोजहद करता हुआ रिकवरी अटेम्प्ट करने की कोशिश, और इस कोशिश में थोड़ी बहुत कामयाबी भी हासिल हो रही है। हालांकि बैंक निफ्टी और ब्रॉडर मार्केट्स पर नजर होनी चाहिए। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स का प्रदर्शन निफ्टी के मुकाबले बेहतर नजर आ रहा है। लेकिन चलिए हमारे एक्सपर्ट से BTST STBT ट्रेड्स इस वक्त समझ लेते हैं। शुरुआत हरीश आपसे करना चाहेंगे, बताइए आपकी तरफ से कोई BTST या STBT ट्रेड? मानसी जी, मेरा BTST कॉल रहेगा PEL में, पिरामिड एंटरप्राइज में। देखिए, पिरामिड एंटरप्राइज में फिर से एक बार रैली शुरू हो रहा है। ग्रेजुअली अपने आज के सत्र में रेट 1.5% का गेंस दिखा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि PEL को करंट लेवल से बाय कर सकते हैं BTST के लिए। मुझे लग रहा है कि 1180 से 85 का लेवल्स का टारगेट रहेंगे कल के लिए, और स्टॉप लॉस बनेगा 1090 का। एंटरप्राइजेस BTST कैंडिडेट हरीश जी की तरफ से। निमेश जी, आपकी तरफ से BTST या STBT ट्रेड्स? मीटिंग साइड है, करूर व्यासा बैंक काफी स्ट्रॉन्ग रनअप दिख रहा है आज के सेशन में, विथ ह्यूज वॉल्यूम, ऑलमोस्ट 5x वॉल्यूम जो है वो आज के दिन में हो चुका है। मेरा मानना है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा बैंकिंग साइड। तो BTST करूर व्यासा बैंक के अंदर मैं बाय रिकमेंड करता हूँ। मेरा मानना है कि कल के सेशन में 255 तक ये लेवल देखने को मिलेंगे। करूर व्यासा बैंक बाय करना। 9% की तेजी करूर वैसे बैंक में, और यहां से भी आगे मजबूती के पूरे आसार नजर आते हैं हमारे एक्सपर्ट को। श्रीकांत जी, आपकी तरफ से क्या होंगे BTST ट्रेड्स? बिल्कुल, तो देखिए मानसी जी, हमें लगता है कि रियल एस्टेट स्पेस में तेजी बरकरार रहेगी, और स्पेसिफिकली इनमें से अगर किसी एक स्टॉक को अगर चुनना है तो मैं प्रेस्टीज एस्टेट को ही चुनूंगा, जो 1540 के करीब ट्रेड कर रहा है। फॉर्मेशन दिखा रहा है कि 1630 1650 के लेवल्स दिखा सकता है। 1490 का स्टॉप लॉस रखना है। आज के वॉल्यूम्स और 2 दिन पहले दिन के भी वॉल्यूम अगर आप देखें तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इसमें ट्रेंड बना हुआ है और ये और बरकरार रह सकता है। तो प्रेस्टीज एस्टेट ब्रोकरेजेस का बुलिश नजरिया, श्रीकांत जी का बुलिश नजरिया, मजबूती के साइंस। आज के सत्र में भी 5% की तेजी, यहाँ से और ज्यादा तेजी के पूरे आसार 1650 तक के टारगेट्स एंटिसिपेट करके चल रहे हैं श्रीकांत जी। सोनम, हेलो, गुड आफ्टरनून। आपसे फार्मा स्पेस पर एक फंडामेंटल आउटलुक जानना चाहूंगी। आज के सत्र में जहां हम देख रहे हैं कुछ चुनिंदा सेक्टर्स जहां बिकवाली का दबाव या बैकसीट पर जो सेक्टर्स बैठे, उसमें फार्मा सेक्टर है। ये सेक्टर इंक्लूडेड है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स में लाल निशान के साथ ट्रेड। फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक और हॉस्पिटल स्पेस। अपोलो हॉस्पिटल पोस्ट पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स, पॉजिटिव चाल दिखा रहा था, लेकिन इस पूरे के पूरे स्पेस में गिरावट में कोई फंडामेंटल नजरिया, एंट्री अपॉर्चुनिटी अगर आपके हिसाब से बन रही है तो बताइएगा। बिल्कुल, देखिए फार्मा स्पेस में भी एक ग्लोबल कंसर्न आया हुआ है। अगर आप यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो, क्योंकि वहाँ पे भी एक टैरिफ बेस्ड चेंजेस हो रहे हैं, वन नेशन वन कॉस्टिंग करके। जो इंडियन कंपनी है जिनका फॉरेन एक्सपोर्ट पे एक्सपोजर है, जो काफ़ी हैं स्पेशली जेनेरिक मार्केट में, वहाँ पे आपको कुछ इम्पैक्ट आ सकता है। तो आई थिंक उस वजह से इस सेक्टर में थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ है। इसके अलावा अगर हम हेल्थ केयर की बात करें, जैसे आपने अपोलो हॉस्पिटल की का नाम लिया, और उसके अलावा यहाँ पे फोर्टिस और नारायण हृदयालय, कुछ ऐसे शेयर्स हैं जहाँ पे हम पिछले साल में अच्छा मोमेंटम देख चुके हैं। यहाँ पे भी आपको थोड़ा कंसोलिडेशन होता दिख रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि वैल्यूएशन थोड़े बढ़ गए हैं, और जो भी जितने भी ग्रोथ के ट्रिगर्स थे वो थोड़े प्राइस इन हो गए थे। आई थिंक अगले सीजन में हम हो सकता है देखें कि इनकी री रेटिंग हो इनमें से कुछ हॉस्पिटल्स की, जहाँ पे हमको एक मोमेंटम मिलेगा। बट इस टाइम पे मेरे ख्याल से हाई वैल्यूएशन की वजह से भी कुछ हॉस्पिटल सेगमेंट में कंसोलिडेशन हो रहा है। ये कंसोलिडेशन फेज इस वक्त रिफ्लेक्ट होता हुआ, लेकिन ऑफ कोर्स डिफेंसिव के तौर पर लगातार नज़र रहनी चाहिए फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक में। और रीसेंट जो रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं, जैसे अपोलो हॉस्पिटल के नंबर्स आए थे, पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स, और उसी का इम्पैक्ट था जो कि स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखा। लेकिन एक नज़र ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर, ऑयल रिफाइनिंग काउंटर्स पर, एविएशन, पेंट, क्रूड रिलेटेड स्टॉक्स पर होनी चाहिए। श्रीकांत जी, आपसे राय लेना चाहेंगे। ओपेक प्लस बैठक में लगातार तीसरे महीने उत्पादन बढ़ाने पर सहमति बनी, और कच्चे तेल की चाल भी अगर आप देखेंगे एट प्रेजेंट, घरेलू बाजार हो चाहे फिर ग्लोबल मार्केट्स हो, हम देख रहे हैं ऑयल की चाल पर इसका एक असर पड़ता हुआ दिखा ज़रूर है। 3% का जंप देखने मिला है, करीब $65 प्रति बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड के दाम ट्रेड करते हुए।
टेकिंग दिस इनटू कंसिडरेशन कैसे देख रहे हैं आप इक्विटी मार्केट में ऑयल रिलेटेड काउंटर्स सेक्टर्स को? बिल्कुल। तो देखिए, अगर इस पर्टिकुलर न्यूज़ फ्लो को भी अगर देखें तो जितना एक्सपेक्टेशंस थी और जितनी जितनी मार्केट में एक फियर बनी थी कि शायद ये जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा और बढ़ सकता है, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन से तो ये प्रोडक्शन कम है और इसी वजह से आज हमने देखा कि क्रूड के दामों में भी तेजी है और जो सेंसिटिव स्टॉक्स है जैसे कि एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट, हमने उन स्टॉक्स में आज कुछ बिकवाली देखी। थोड़े से वो स्टॉक अभी भी वैसे देखा जाए तो कल के क्लोजिंग में उतना उनका परफॉर्मेंस नहीं है। साथ ही साथ मैं अगर कहूंगा कि बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी की भी बात करें तो उनमें हमने काफी बड़ी रैली ऑलरेडी देखी है। तो हमें लगता है कि इन लेवल्स पे जितने भी ऑयल एंड गैस से रिलेटेड स्टॉक्स है उसमें थोड़ी सी हमें खबरदारी लेनी काफी जरूरी है, इंक्लूडिंग ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, क्योंकि ये ओवरऑल जो ट्रेंड बना है ब्रेंट क्रूड का, डब्ल्यूटीआई का, ये थोड़ा सा अनसर्टन सॉर्ट ऑफ ट्रेंड है और इसी वजह से हमें लगता है कि बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं हम उसके ऊपर फोकस करेंगे फॉर द टाइम बिंग। ये रेट सेंसिटिव ऑयल रिलेटेड सेंसिटिव सेक्टर से थोड़ा बच के रहना फायदेमंद होगा। ठीक है, ये एनालिसिस हो गई। आज हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन वाले शेयरों में आप देखिए टाटा कंज्यूमर ऊपर है, एचयूएल में तेज़ी है, ब्रिटानिया में तेज़ी थोड़ी सी बड़ी है, गोदरेज कंज्यूमर चल रहा है और उसकी वजह यह है कि क्रूड एडिबल ऑयल पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है 20% से सीधे घटा के कर दिया गया है 10%। और जो कंपनियां डायरेक्टली उसकी बेनिफिशियरी हैं जैसे कि बिस्किट चॉकलेट बनाने वाली कंपनीज हैं या फिर जो सोप की मैन्युफैक्चरिंग साबुन वगैरह बनाती हैं तो उनमें यूज़ होता है क्रूड एडिबल ऑयल का। सोनम जी, जरा आप ये बताइए कि किस कंपनी को आप ज़्यादा बेनिफिट देख रही हैं और ये कितनी बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है कंपनीज के लिए? बिल्कुल। देखिए, एफएमसीजी कंपनीज के लिए ये एक जरूर पॉजिटिव डेवलपमेंट है और उसके साथ के साथ एफएमसीजी कंपनीज में एक और पॉजिटिव क्यों चल रहा है जो है मॉनसून का आना है ना, जिसकी वजह से रूरल अपटिक भी दिख रहा है और एक सीजनल पैटर्न की वजह से हमें लगता है कि एफएमसीजी सेगमेंट इस टाइम पे काफी अच्छी पोजीशन पे है और यहाँ पे आई थिंक सेलेक्टिव कंपनियां होंगी जो इस सेगमेंट की, उस पे फोकस करना चाहिए लोगों को। जैसे आपने ब्रिटानिया का नाम लिया, वहाँ पे आपको एक अच्छी स्टेबल परफॉर्मेंस दिख सकती है। उसके साथ के साथ मैरिको का एक नाम लेंगे जो जहाँ पे आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस दिख सकती है। टाटा कंज्यूमर भी यहाँ पे हमको अच्छा दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो अल्कोहल कंपनीज में भी हमने एक अच्छा ट्रेंड देखा है और वहाँ पे भी बहुत सारे एनालिस्ट का एक पॉजिटिव यहाँ पे अनुमान लगा हुआ है। तो अल्कोहल में भी रैडिको या यूबीएल के शेयर्स हैं जहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। ठीक है, रेडिको और यूबीएल के शेयर पर भी आप फोकस कर सकते हैं। एक काम कीजिए, जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं ना सभी को एक बार स्क्रीन पर लेकर आइए, एक छोटा सा पोल करना है। श्रीकांत जी, आज लगातार चौथे सत्र में हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक ऊपर है, हालांकि 200 पॉइंट, 250 पॉइंट, 150 पॉइंट इस तरह से चल रहा है, लेकिन यह है कि अब हम 56,000 के बिल्कुल करीब आ गए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको लगता है कि कल हम ऑल टाइम हाई बना देंगे? आपका व्यू क्या है? बिल्कुल। तो देखिए, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो हमें लगता है कि ये इवेंचुअली अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करते हुए नजर आएगा। इनफैक्ट कल के दिन में ही हमें लग रहा है, क्योंकि 55,700, 800, 900 के लेवल्स को क्रॉस करना आज के दिन में काफी मुश्किल था और इन लेवल्स के करीब अगर इनकी क्लोजिंग अगर आ रही है और साथ ही साथ अगर आप बाकी स्टॉक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देखें तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक से लेकर बाकी बैंकों में भी आज हमने एक सस्टेनेबल एक्टिविटी देखी है। तो बिल्कुल हमें लगता है कि ये इंडेक्स जो है बैंक निफ्टी है वो अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करते हुए नजर आएगा। इनफैक्ट 57,000 के लेवल्स नजर आते हैं। निमेश जी, आपको भी लगता है कल बन जाएगा निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई? देखिए, कल बनेगा या परसों बनेगा ये पता नहीं, बट बनेगा जरूर ये लग रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक से पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा है। अगर वो पार्टिसिपेशन आना स्टार्ट हो जाएगा तो डेफिनेटली कल के दिन में भी नया हाई बैंक निफ्टी में बन जाएगा। बैंकों से पार्टिसिपेशन नहीं है। एसबीआई भी अपने आज इंट्राडे हाई से काफी नीचे आ गया है, करीब अब तो हल्की सी तेजी रह गई है एसबीआई के शेयर में। हरीश जी, आपका क्या व्यू है? आपके हिसाब से कब तक बन जाएगा? पॉलिसी से पहले बन जाएगा?
हाँ बिल्कुल, देखिए आज के सत्र में देखा है तो ऑल टाइम हाई टेस्ट करने बहुत बार कोशिश किया है, लेकिन एक चीज नोटिस करने वाली चीज है कि फ्यूचर्स में ऑलरेडी एक आज ऑल टाइम हाई बना चुका है, लेकिन कैश मार्केट में अभी तक सेगमेंट में अभी भी बैंक निफ्टी नया हाई नहीं बनाया। तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा टाइम पीरियड नहीं लगेगा, मोस्ट प्रोबेबली विद ए वीक के अंदर मुझे लग रहा है कि नया हाई बना सकता है बैंक निफ्टी। बिल्कुल सोनम, आपके बैंकिंग सेगमेंट की क्या राय है? ऑफ कोर्स फंडामेंटली जो है एक्सपेक्टेशंस है कि आरबीआई एमपीसी में जो एक रेट कट आ सकता है 25 से 50 बिप्स का, जो है एनालिस्ट या इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बैंकिंग स्पेस में तो हम बात कर ले, लेकिन एनबीएफसी स्पेस में मुझे आपकी राय चाहिए कि यहाँ पे भी एक लैग इफेक्ट आता है जिस तरह ट्रांसमिशन होता है। तो एनबीएफसीज में अगर आपको कुछ स्टॉक पिक करना होता या फंडामेंटली कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर देखने मिलते एक्सपेक्टेड रेट कट में, तो कौन से एनबीएफसीज होते? बिकॉज ऑफ कोर्स पिछले 2-3 क्वार्टर में एनबीएफसीज की थोड़ी एमएफआई स्ट्रेस, आरबीआई रेगुलेशंस भी हुए थे, तो कुछ इम्पैक्ट है तो जल्दी से बताएं, फिर हम क्लोजिंग में आएंगे। देखिए एनबीएफसी सेगमेंट में कई सारे इंटरेस्टिंग प्लेस हैं, जैसे मुथूट फिनांस का शेयर है जहाँ पे आपने रिसेंटली प्राइस बेस ब्रेकआउट भी देखा था, वो हमको यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। इसके अलावा जैसे हम देखते हैं यूजुअली बजाज फिनांस और ये सारे शेयर्स हैं जहाँ पे आपको बड़ा इम्पैक्ट मिलता है रेट कट के एक्सपेक्टेशन से, तो वहाँ पे भी लोग नजर रख सकते हैं, इवन दो वहाँ पे हम थोड़े टाइम से कंसोलिडेशन देख रहे हैं। बट जरूर जैसे आपने बोला ये बैंकिंग सेक्टर के लिए जी बिल्कुल सोनम, आपके पास हम जरूर आएंगे, लेकिन मार्केट क्लोजिंग पे फोकस कर लेते हैं। ऑफ कोर्स आज जो है ठंडी शुरुआत हुई थी, लेकिन आप कह सकते हैं कि एक अच्छी रिकवरी जो है ब्रॉडर इंडेसेस में निफ्टी बैंक में देखने मिली। आपके स्क्रीन पे निफ्टी गेनर्स जो है अदानी पोर्ट्स टॉप गेनर है। इसके अलावा ऑफ कोर्स ऑटो सेल्स के कारण एमएनएम में भी तेज़ी आई है, इटर्नल, टाटा कंज्यूमर, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स में तेज़ी आई है। निफ्टी लूजर्स की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे सेलिंग जो है ऑफ कोर्स तो देखने मिले हैं। सेलेक्ट आईटी नेम्स है, सेलेक्ट मेटल नेम्स है जो आपके स्क्रीन पे आने वाले हैं। लेकिन ओवरऑल जो है विक्स यहाँ पे कॉज ऑफ कंसर्न ज़रूर था, विक्स में बढ़ोतरी आपको देखने मिली। और ब्रॉडर इंडेसेस में जो है ऑलमोस्ट इवन स्टीवन से एनएससी एडवांसेस 1401 टू 1359 का है। इंडिया विक्स 6% ऊपर, 17 लेवल्स के ऊपर। हालांकि निफ्टी और सेंसेक्स रिकवरी कर रही थी, लेकिन थोड़ी सी जो है लास्ट हाफ एन आवर ट्रेड में जो है हमें थोड़ी सी डाउनटिक देखने मिली। लगभग 190 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में। निफ्टी में भी देखें तो लगभग 60% की गिरावट। निफ्टी बैंक हरे निशान में है, एक्सपेक्टेड है कि क्लोजर हरे निशान में हो 55,860 लेवल्स के ऊपर। रिलायंस वन ऑफ द टॉप जो है ड्रैग्स भी निफ्टी में देखने मिला। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 0.5% की जो है गिरावट आई है, लेकिन जो एफएमसीजी पैक है, रियल्टी पैक है, यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम आई है। पीएसयू बैंक्स में अच्छी चर्न देखने मिली है और प्राइवेट बैंक में जो है वॉलिटिलिटी दिन भर बनी है। डिफेंसिव्स में ऑफ कोर्स देखेंगे तो यहाँ पे मोमेंटम है और अब बाजार की क्लोज हो गई है। और निफ्टी जो है लाल निशान में बन गया। हालांकि निफ्टी बैंक यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम ज़रूर देखने मिली है, बट लार्जली जो है यहाँ पे कहेंगे वॉलिटिलिटी और रेंज बाउंड जो हमने 2-3 हफ्ते में देखे थे वो जो है कैरी फॉरवर्ड हो रहा है निफ्टी में भी। और निफ्टी बैंक में हालांकि एक पॉजिटिव बायस है देखने मिल रहा है। तो आज की ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है, लेकिन हम हमारे चारों गेस्ट को थैंक करना चाहते हैं। हरीश जुजारे, निमेश ठाकर, श्रीकांत चौहान और सोनम श्रीवास्तव। मैं आपका आभारी हूँ कि आप हमारे साथ ज्वाइन किए ईटी नाउ स्वदेश में, इंपॉर्टेंट कॉल्स और व्यूज़ बताए और कहाँ पे कमाई के मौके बनते हैं। धन्यवाद। और बस आज के लिए बस इतना ही। क्लोजिंग कॉल के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मेरे सहयोगी मानसी दवे और अभिषेक सत्यव्रतम को भी धन्यवाद।